हे गाइस वंस अगेन वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी दोस्त। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो गाइस यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे रागा का एक और गोल्डन प्रैक्टिस सेट। आज होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 5। आप यकीन मानिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। डेफिनेटली आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लेवल के हैं और कम्प्लीटली जो है आपके एग्जाम में लाने लायक हैं। आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, अपना स्कोर भी आप मुझे लास्ट में वीडियो को बताइएगा। आज पूरे 30 क्वेश्चन हैं और 30 के 30 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। आप अपने साथ पास में पेन कॉपी जरूर रखिए, आप इसको थोड़ा सा टाइम लेके सोल्व कर सकते हैं। रागा सेक्शन में देखिए आपको पता होगा 30 क्वेश्चन आते हैं और इसके लिए आपको सिर्फ 25 मिनट का टाइम मिलेगा, तो स्पीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि कितने क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, कितने क्वेश्चन मैथ के आएंगे, कितने क्वेश्चन जीके जीएस के आएंगे। तो ये मैं काफ़ी बार बता भी चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से भी 11 + 4 होते हैं। 11 जो है आपकी वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल से 4 क्वेश्चन आएंगे और वो फिगर बेस्ड सीरीज पे आता है चारों के चारों, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा मैथ सेक्शन में 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं और जीके जीएस से भी 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। इन 7 से 8 में ही करंट अफेयर भी इंक्लूड होता है, कभी 2 क्वेश्चन या कभी 3 भी आ जाते हैं, नहीं तो 1 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता ही आता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी और आज के प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करते हैं। और गाइस आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ। क्विज भी वहाँ पे मैं कभी कभार शेयर कर देता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर के, स्पेशली आपको पता है स्पोर्ट्स और अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिए फिर आज का प्रैक्टिस सेट। आपके एग्जाम के एडमिट कार्ड से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन अभी साइट पे आ चुकी है, तो अब आपको बिल्कुल भी टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए और अपना पूरा टाइम स्टडी के अंदर लगाना चाहिए। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए। देखिए किसी वस्तु का जो है क्रय मूल्य, ठीक है, वस्तु का मूल्य बोला गया है। आप इसे बोल सकते हैं कि 25% जो है कम कर दिया जाएगा और उसका मूल्य पुनः पहले जितना लाने के लिए उस वस्तु के मूल्य को कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी कि देखो आपको इंग्लिश में भी मैं ट्रांसलेट करके बताऊंगा। फर्स्ट क्या किया जाता है कि एक वस्तु है, एक आर्टिकल है, उसकी जो प्राइस है, आर्टिकल का जो प्राइस है वो कितना किया जाता है, 25% जो है इंक्रीज किया जाता है। एंड देन क्या किया जाता है कि उसको वापस उसी वैल्यू पे आने के लिए कितना उसे जो है परसेंटेज चेंज करना पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो सॉरी 25% बढ़ाया नहीं गया, कम किया गया। तो अभी उसको जो है वापस उसी वैल्यू पे लाने के लिए कितना परसेंट आपको बढ़ाना पड़ेगा, पहले कम किया गया है और फिर कितना बढ़ाना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। कई बार क्या कर जाता है कि एक नंबर से भी जैसे दे जाता है, ये तो प्रॉफिट लॉस पे पूछ रहा है, नहीं तो आपको ये पूछता है एक संख्या को 20% घटाया गया तो उसको वापस वही संख्या प्राप्त करने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। तो ऐसे केसेस में आपको फ्रैक्शन यूज करना है। 25% है, फ्रैक्शन आपको पता है 1/4 होता है। इसमें देखिए इनिशियल और फाइनल दोनों वैल्यू होंगी। इनिशियल वैल्यू जो है हमेशा नीचे से स्टार्ट होती है, आपको पता है 4, और जो चेंजेस होते हैं वो ऊपर वाली वैल्यू होती है, तो +1। अगर यहाँ पे क्या होता है इंक्रीज होता है, लेकिन डिक्रीज हो रहा है तो माइनस करना है यहाँ पे, ठीक है, माइनस करना है, तो ये 3 हो गया। तो देखिए 4 से 3 हुआ, ये तो हमें क्वेश्चन बोल रहा है, लेकिन हमें 3 से वापस 4 पे आना है। तो देखिए 3 से वापस 4 आने के लिए कितना डिफरेंस है, 1 का। लेकिन यहाँ पे जो बेस वैल्यू होगी वो 4 नहीं होगी, 3। 1/3, 1/3 का मतलब आपको पता है फ्रैक्शन क्या होता है, करने की जरूरत नहीं है, 33/1/3% होता है। देखिए कुछ फ्रैक्शन आपको याद ही रखने, 1/5 कितना होता है, 20 होता है। 1/4 कितना होता है आपको याद रखना है, ये 25% होता है। 1/3 कितना होता है, ये 33 1/3% होता है। 1 का तो आपको पता ही है, 1 का मतलब 100% होता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए 1/6 है ये आपके पास में, तो इसका मतलब क्या होता है 16 2/3% होता है। ठीक है, और भी आपके पास में जैसे 1/8 होता है एक, ये 12.5% होता है। ये सारे फ्रैक्शन आपको याद होने चाहिए, तभी आप इसको जो है बहुत स्पीड से कर पाएंगे, नहीं तो आप फ्रैक्शन निकालने में भी टाइम लगाएंगे। और ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर आपने पूरा प्लेलिस्ट देखा है मैथ सेक्शन का, डेफिनेटली आप इसको बहुत इजीली कर लिया होंगे। अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि ए बी सी मिलकर एक काम को, यानी कि 3 पर्सन है ए बी एंड सी, कैन कंप्लीट वर्क इन 8 days। ठीक है, ये सारे मिल करके, और अगेन बोला गया है कि ए एंड बी इंडिविजुअली वर्क कंप्लीट द वर्क विद इन 16 days एंड 24 days रेस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ पे आपके पास में ए और बी जो है 16 दिन और 24 दिनों में कंप्लीट करता है। तो आपको पूछा है कि सी जो है उसे इंडिविजुअली कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे टाइम एंड वर्क का, तीनों को एक साथ लिखो, क्योंकि सारे के सारे कंप्लीट वर्क कर रहे हैं। तो कंप्लीट वर्क कर रहे हैं तो आपको इनका जो है एलसीएम ले लेना है। जस्ट अब आप यहाँ पे चेक कीजिए, 16, 24 और 8, इसका एलसीएम हो जाएगा 48। ठीक है, एलसीएम वह वैल्यू होती है जिससे सभी संख्या डिविजिबल हो। ठीक है, जिसमें अगर आप भाग दें संख्या का, कोई भी संख्या जैसे 8 का, 16 का, 24 का, तो ये सारी संख्या इससे भाग कर देंगी पूरी तरीके से। ठीक है, देखिए 8 6 48, 16 तिया, ठीक है, 8 6 48, 16 तिया 48 और
24 दूना 48, ठीक है, ये हो गया। तो ये जो आपके पास में वैल्यू आई है ये क्या है, ये आपके पास में इसकी एफिशिएंसी है, ठीक है। हम जब भी टाइम एंड वर्क देखते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये तो आपके पास में क्या आया है, ये तो आया है टोटल वर्क, और ये आपके पास में जो है टाइम टेकन बाई ए बी सी एंड टाइम टेकन बाई ए, टाइम टेकन बाई बी, ये है। तो इनका जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे टोटल वर्क आएगा और यहाँ पे आएगा एफिशिएंसी। तो यहाँ पे एफिशिएंसी क्या है, ये ए प्लस बी से ए, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज कितनी है 6 है, और एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी, ये दोनों का अगर आप जोड़ लें, यहाँ पे इसकी 3 है इसकी 2 है तो ये 5 हो जाएगा। अब मुझे एफिशिएंसी ऑफ सी चाहिए तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 5 यानी कि 1। अगर देखिए एफिशिएंसी जो है सी की वो है 1 यूनिट और उसे टोटल यूनिट कितना काम करना है 48 यूनिट, तो इसको कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 1 यूनिट 1 दिन में करेगा तो 48 यूनिट 48 डेज, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हो सकता है अभी आपको थोड़ा ये समझ ना आया, तो टाइम एंड वर्क पे भी मैंने क्वेश्चंस बना रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी कम ही पूछा जाता है इस तरीके का क्वेश्चन। अगर परसेंटेज यहाँ पे यूज हो रहा है या कुछ फ्रैक्शन वैल्यू यूज हो रही है तो वो आपसे पूछ सकता है टाइम एंड वर्क और जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, लेकिन चांसेस कम रहते हैं इन टॉपिक्स के। बाकी जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में मेंशन है उन पे ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए फिर नेक्स्ट, देखिए अगला सवाल आपके लिए है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी कि देखिए डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स स्क्वायर, ठीक है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी कि जो नंबर मैं मान लेता हूँ एक्स और वाई है, ठीक है, और यानी कि इनके वर्गों का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनका जो डिफरेंस है वो आपको दिया गया 50। एंड देन दो संख्याओं का योगफल यानी कि एड ऑफ टू नंबर, जो यहाँ पे गिवन है एक्स प्लस वाई, इनका जो योग है वो कितना है 10 है। आपसे पूछा है कि डिफरेंस कितना होगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू व्हाट। बहुत ही सिंपल सवाल है, सॉरी यहाँ पे रेशियो पूछा है संख्याओं के अंतर का, यानी कि एक तो डिफरेंस का और उसके बाद में रेशियो किसका लेना है, एक इनका योग का। ये रेशियो बताना आपको। देखिए सबसे पहले आपको ये तो पता है एक्स प्लस वाई कितना है, ये तो पता है आपको, सॉरी ठीक है, एक्स प्लस वाई का पता है आपको, लेकिन आपको एक्स माइनस वाई निकालना है अभी। तो एक्स माइनस वाई कैसे निकलेगा, एक चीज़ आपको पता है, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कितना दे रखा है 50, और इसका मान हो जाएगा एक्स प्लस वाई का मान कितना है 10, और यहाँ पे इसका मान कितना है ये आपको निकालना ही है एक्स माइनस वाई। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, एक्स माइनस वाई ये 5 आ जाएगा। अब हमें रेशियो चाहिए एक्स माइनस वाई का, तो एक्स माइनस वाई कितना है 5 और एक्स प्लस वाई कितना है 10, इनका रेशियो क्या जाएगा 1:2। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये रहा आपके पास सेकेंड ऑप्शन। ये डेफिनेटली आपने बना लिया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल आपके पास में है, क्या बोल रहा है कि x प्लस 1/2 इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x। ये आपसे क्या होगा। देखिए एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है और इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, अगर आप याद रखना चाहें। ये जो वैल्यू आपके पास में दी गई है इसको हम k बोलते हैं। देखिए फॉर्मूला के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि सपोज कीजिए फॉर्मूला क्या होता है कि अगर इफ, ठीक है, x प्लस 1/x इक्वल टू k, ये आपके पास में क्या हो गिवन हो, और आस्किंग क्या हो, ठीक है, आस्किंग हो कि x प्लस एक्स प्लस तो दे ही रखा है एक्स माइनस 1/x, इसको मैं हटा देता हूँ, x माइनस 1/x। तो ये आपके पास में आस्किंग हो, तो इसका जो वैल्यू होता है x माइनस 1/x का, वो क्या हो जाएगा आपके पास में अंडर रूट, ये जो आपके पास में वैल्यू है k स्क्वायर। अब देखिए जो साइन यहाँ पे आस्किंग का है ना वही साइन लगाना है, इनकी माइनस, उसके बाद में आपके पास में 4, बस यही होता है। अब ये आपसे पूछा है, देखिए k की वैल्यू आपके पास में 3 दिया गया है, 3 का स्क्वायर माइनस 4, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 माइनस 4, और ये आपके पास में कितना हो जाएगा 5, यानी कि √5 इसका जो है करेक्ट आंसर है। बाकी आप इसको सोल्व करके भी जो द्विघात समीकरण बनेगा उससे भी आप निकाल सकते हैं। बाकी आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि एक परीक्षा के अंदर 30% विद्यार्थी मैथ के हैं, गणित के हैं, इनकी 30% जो स्टूडेंट हैं वो किसके हैं, मैथमेटिक्स सेक्शन के हैं। ओके एक मिनट, ये मैथ्स के हैं। उसके बाद में 25% जो कैंडिडेट हैं वो आपके पास में इंग्लिश के हैं, जो कि क्या होते हैं अनूत, यानी कि जो होते हैं फेल हो जाते हैं। मैथ्स के कितने होते हैं 30% फेल हो जाते हैं, इंग्लिश के 25%, और जो मैथ और इंग्लिश दोनों के जो फेल होते हैं इसका मतलब होता है यूनियन, ठीक है। आपने अगर टेक्निकल मैथ पढ़ी होगी तो आपको पता होगा,
11 12 में चलता है, यानी कि दोनों का बात करें तब। बाकी आपको इसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, आप ऐसे समझ लीजिए कि मैं दोनों को प्लस करके लिख देता हूँ। दोनों अगर यहाँ पे आपके पास में है 15%, ओके। सो आपसे पूछा है कि अनुत्तीर्ण हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं मतलब फेल हुए हैं, तो आपको जो है टोटल कैंडिडेट जो क्लास के अंदर पास हुए हैं उसका परसेंटेज क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए परसेंटेज बेस पे पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा मैं यही कहूँगा कि आप फॉर्मूला वगैरह इनके चक्कर में मत पड़िए, एक वेन डायग्राम होता है उसको थोड़ा सा बनाइए। जैसे सपोज कीजिए वेन डायग्राम में आपको पता है कि दोनों का भी दिया गया है एम और ई, यानी कि मैथ और इंग्लिश, इन दोनों का दिया गया है कॉमन सेक्शन, वो कितना आपके पास में देखिए ये किया गया 15%। तो कॉमन सेक्शन को सबसे पहले लिखिए और यहाँ पे किसी को भी मैथ मान लीजिए, किसी को भी इंग्लिश मान लीजिए। अब 15% तो ये आप दोनों का कॉमन पार्ट है, मतलब दोनों में ही फेल हुए हैं 15%। अब मैथ में कितने हुए हैं, मैथ्स में हुए हैं 30%, तो 15 तो मैथ का पहले ही हो गया, ये बचा कितना 15%। अब इंग्लिश का 25 तो पहले ही हो गया, सॉरी 25% टोटल है, उसमें से 15 तो पहले ही हो गया, तो बचा कितना 10%। अब आपको पूछा कि टोटल कितने इसमें पास हुए हैं, तो ये जो हमने निकाला है ना ये किसका है, फेल का है, क्योंकि सारा जो डाटा दिया गया है ये फेल कैंडिडेट का दिया है। देखिए इसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सारा डाटा है वो सेम होना चाहिए, या तो फेल का ही निकालो या फिर पास का ही, ठीक है। तो ये आपको पता है 15 30 और 10 आपके पास में कितना है 40, तो 40% कैंडिडेट ऐसे हैं जो टोटल मैंने निकाल दिया फेल हैं, ठीक है। अब पास कैंडिडेट कितने होंगे ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, 100% होते हैं टोटल कैंडिडेट, 100% माइनस 40%, तो 60% जो है इसका आंसर होगा। बट जल्दीबाजी में 40% पहला ही ऑप्शन देता है, आप इसको टिक कर देते हैं। आप ये देख लेना कि इसमें पूछा क्या है, देखिए इसने थोड़ा क्वेश्चन को घुमाया है और आगे ये भी पूछा है कि इसको जो है पास कैंडिडेट चाहिए, इनकी सफलता कितने प्रतिशत लोगों को मिली है। तो आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है आपके पास में ये है कि एक वस्तु को ठीक है 786 रुपये में बेचने पर, यानी कि एक आर्टिकल है उसको जो है 768 रुपीज़ में हम क्या करते हैं, सोल्ड करते हैं, इनकी इसका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। इसको सेल करने के बाद में क्या होता है, हमें पहले केस में क्या होता है, लॉस होता है, और जो है 816 रुपीज़ में बेचने पर अगेन जो है इस वस्तु को जो है पहली बार में ये बेचा गया, सेकेंड टाइम में इसको सेल किया गया है 816 रुपीज़ में, देन हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट लाभ हो रहा है। और यहाँ पे बोला गया है कि जो लाभ है वो हानि का आधा है। देखिए प्रॉफिट और लॉस इन दोनों का दिया गया हानि का आधा है, इनके देखिए हानि अगर ये 1 रुपये की हो रही है, सपोज कीजिए 2 रुपये की हो रही है, तो लॉस कितने, प्रॉफिट कितने का होगा, हानि का आधा यानी कि 1 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ आपको जो है गौर करनी होगी, जस्ट प्रॉफिट जो हो रहा है वो लॉस का जो है आधा हो रहा है, तो ऐसे केसेस में हमें समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है। जैसे सपोज कीजिए कि -10 है, अब इसमें मैं कहूँ कि मुझे जो है जो लॉस हो रहा है -10 का हो रहा है, तो पहले मुझे 0 पे पहुँचूंगा मैं, तो 0 पे पहुँचने के लिए मुझे पहले +10 करना पड़ेगा, और उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे जो इसका आधा अगर मुझे पहुँचना है तो +5, ठीक है। तो 15 अगर मैं यहाँ पे करूँगा तब जा कर के मैं इसका आधा प्रॉफिट पे पहुँच पाऊँगा, ये चीज़ थोड़ा सा समझना। बाकी इतना ज़्यादा टेंशन मत लेना, इसको चलो छोड़ ही देंगे, क्योंकि नई चीज़ अगर आपको मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा आपके सामने तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको। तो देखिए आपको पूछा क्या है कि वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है। अब कॉस्ट प्राइस निकालना है तो या तो देखिए सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस होता क्या है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस या तो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, जो भी है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अभी आप देखिए इन दोनों का जो है आपको पास में पहली बार बेचा तो 768 और दूसरी बार 816, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है ये आप निकाल लेना, 48 आएगा, ठीक है। अब ये जो 48 है ये प्रॉफिट और लॉस इन दोनों की वजह से डिफरेंस आ रहा है, और इन प्रॉफिट और लॉस का जो है रेशियो आपको पता है 1:2 है, इसका टोटल मान 3 आएगा, और इस 3 की वैल्यू हमें 48 गिवन है, इनका जो रिलेशन आ जाएगा ये आ जाएगा 12 का, ठीक है, 16 का आ जाएगा, सॉरी 16 3 48 होते हैं ना, 16, ओके। तो यहाँ पे प्रॉफिट आपके पास में कितना आएगा, ये आएगा 16 और ये आएगा 32, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि एग्जैक्ट में लॉस जो हुआ है ये आपको 16 रुपीज़ का हुआ है, और प्रॉफिट कितने का हुआ है, ये आपके पास में 32 का हुआ है, क्या प्रॉफिट। अब ये कैसे मैं आपको समझा चुका हूँ कि अब सपोज कीजिए कि जैसे इसको पहले केसेस में क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था कितने का, -32 का, या 16 का ही मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लॉस कितने का आ रहा है आपके पास में 16 का आ रहा है, तो 16 का लॉस मैंने क्यों लिया है कि 16 का जब लॉस हो रहा है, अब ये बोल रहा है इसको कि इसका जो है इसको प्रॉफिट चाहिए कितना, इसका आधा,
तो अब आपको चाहिए क्या, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो सेलिंग प्राइस है आपके पास में, इसमें से देखिए सेलिंग प्राइस आपके पास में पहले केस में तो 768 दे रखा है। अगर इसमें लॉस हुआ है तो लॉस हुआ है तब तो हम इसको जोड़ देंगे, क्योंकि जो है सेलिंग प्राइस में लॉस हुआ है तो इसको जोड़ देंगे, कितना 16। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सेलिंग प्राइस में अगर प्रॉफिट हुआ है तो इसको जो है 816 है, इसमें से हम प्रॉफिट को निकाल देंगे। देखिए प्रॉफिट को निकालेंगे तभी तो कॉस्ट प्राइस मिलेगा, और लॉस के अंदर क्या होगा कि हमें कॉस्ट प्राइस से भी कम वैल्यू मिल रही है, तब हमें जोड़ना है। तो 816 में से 32 को घटा दीजिए, यहाँ पे आपके पास में जो आंसर आएगा 784 आ जाएगा। ये इसका जो है कॉस्ट प्राइस हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, हो सकता है आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया, मैं थोड़ा दूसरे तरीके से आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए इसको इस तरीके से सोचिए, पहले केस में जो है हमें क्या हो रहा है, ये हमें लॉस हो रहा है, तो 768 ये था। इसमें अगर हम एक्स रुपये जोड़ दें, हमें लगा कि एक्स रुपये का क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है, तब ये कॉस्ट प्राइस बन गया। अब कॉस्ट प्राइस देखिए इस तरफ भी हो गया और इस तरफ भी हम सीपी बना रहे हैं, तो ये दोनों सेम ही होंगे। इस दूसरे केस में क्या हो रहा है कि 816 रुपये। ठीक है, अब इसमें देखिए प्रॉफिट हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है कितने का हो रहा है, इससे जस्ट डबल होगा ना, तभी तो ये इक्वल होगा 816 माइनस 2x। अब इन दोनों का जो रेशियो दिया गया है कि लॉस जो है प्रॉफिट का क्या है, आधा है। अब इस इक्वेशन को आप सोल्व कर लीजिए, यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 3x और इसका जो हो जाएगा 816 माइनस 768। तो 3x इन दोनों का डिफरेंस हमने पहले निकाला था 48 ही आएगा, x की जो वैल्यू हो जाएगी वो 16 आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ये CP है, यहाँ पे x की वैल्यू रख दीजिए, चाहे तो यहाँ पे भी x की वैल्यू रख दीजिए, कोई भी सभी जगह पे रख दीजिए 768 और प्लस में 16, ये हो जाएगा 784। तो ये क्या है, इसका CP है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, वो पहले वाला तरीका नहीं समझ में आया तो इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि एक तार में 144 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक वर्ग बनाया गया है, इनकी एक वायर लिया गया है, उसके अंदर जो है एक वर्ग बनाया गया। ये आयत जैसा लग रहा है लेकिन इसको वर्ग ही मानना है। ठीक है, इसका जो आपके पास में एरिया दिया गया है, एरिया कितना दिया गया है 144। ठीक है, आपको पता है एरिया ये है तो इसका साइड कितना हो जाएगा, एरिया जो होता है साइड का स्क्वायर होता है, तो इस साइड की स्क्वायर रूट करेंगे तो साइड आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या किया गया कि इस वायर से जो है, ये जो इसका जो वायर है ये आपको दिख रहा है, इससे जो एक ट्राइंगल बनाया गया है, इस ट्राइंगल का जो है आपसे साइड पूछा है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो पेरीमीटर है, दोनों का पेरीमीटर जो है वो सेम होगा, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4 इंटू साइड, इसका वर्ग का यानी कि स्क्वायर का, तो ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 4 यानी कि 48। अब यहाँ पे देखिए ट्राइंगल जो है, यहाँ पे आपके पास में ये भी आपको बोला गया समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसका जैसे मैं साइड मानूँ तो ये तीनों साइड एक्स एक्स हो जाएंगी, सेम होंगी, तो 3x टोटल, 3x की वैल्यू यहाँ पे 48 होगी, x की वैल्यू जो होगी 16 हो जाएगी, मतलब इसकी जो साइड हो जाएगा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि एक वृत्ताकार बेलन, यानी कि बेलन कैसे होता है, इस तरीके से इसका जो है आयतन यानी कि वॉल्यूम दिया गया है 88 घन सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और इसका जो है रेडियस, यानी कि हमें रेडियस जैसे मैं आर मानता हूँ उसको आर दिया गया है। इसकी जो है हाइट आपको जो है पूछी है। सबसे पहले तो आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए, और आपके पास में जो है वृत्ताकार बेलन आपके पास में दिया गया है, इसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ऑलराइट, इसका वैल्यू हमें दिया गया है 88 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे पाई का वैल्यू तो आप रख दे सकते हैं 22/7। आर का वैल्यू जो आपके पास में देखिए कितना दिया गया है, स्मॉल आर, यानी कि ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। अब एच का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में ये हो गया 88, यहाँ पे से काट सकते हैं 22 को, ये 4 हो जाएगा और ये 7 इधर मल्टीप्लाई होकर 7 चौक 28, यानी कि आर स्क्वायर एच बराबर 28 आ गया। हमें चाहिए कि इसकी वैल्यू यहाँ पे आर एच की वैल्यू चाहिए, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 28/आर स्क्वायर। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे देखिए गिवन नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए फोर्थ ऑप्शन भी हो सकता है, आपको तुक्का मारना है तो ऐसा नहीं है कि इनमें से भी हो सकता है, तो यहाँ पे चेक करना जरूरी है। और बेलन अगर आपको समझ नहीं आए तो आपको पता होना चाहिए कि सिलेंडर बोलते हैं इसको। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके पास में है 4,000 रुपये का 5% साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की रेट पर। ठीक है, टाइम आपको गिवन है। देखिए सबसे पहले प्रिंसिपल गिवन है आपके पास में कितना है 4,000, सिंपल इंटरेस्ट जो है आपको पूछा गया है, और यहाँ पे रेट जो दिया गया है वो आपके पास में 5% पर एनम दिया गया है, और टाइम आपको जो गिवन है वो आपके पास में 5/1/2 ईयर है। आपको पूछा है सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सभी को पता है
PRT अपॉन 100 होता है। तो प्रिंसिपल आपके पास में 4000 गिवन है, रेट आपके पास में 5% है और टाइम आपके पास में देखिए इसको 11/2 लिख लीजिए, ठीक है, 5.5 साल है और अपॉन में 100 करना है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास में कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, इस 2 से इसे काटेंगे तो ये 20 और ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 ये कितना हो गया 1100। ये सिंपल इंटरेस्ट आया है 5.5 साल का, ठीक है। तो ये आपके पास में आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। इसको मैंने फास्ट इसलिए बताया क्योंकि ये सब चीज़ आपको आती है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को 70 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की चाल यानी कि स्पीड क्या होगी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में एक रेलगाड़ी है यानी कि एक ट्रेन है, उसकी जो खुद की लेंथ है वो कितनी है 200 मीटर। अब देखिए आपको ये चीज़ पता है कि अगर कोई पुल को पार करती है तो उसमें लेंथ जो है ट्रेन की भी ऐड होती है। देखिए ट्रेन जैसे ये पुल है आपके पास में, सपोज कीजिए यहाँ से एक ट्रेन आ रही है, ठीक है, इस तरह से ट्रेन आ रही है और जब ये ट्रेन जो है इस यहाँ से एंटर करेगी तब से ये लेंथ को ट्रेवल करना स्टार्ट करेगी और जब तक ये ट्रेन इस तरह से ना चली जाए, इसका जो लास्ट पार्ट यहाँ पे होगा ना, तब जा कर के ये इस पुल को पूरा पार कर पाएगी क्योंकि ये पूरी बाहर निकलनी चाहिए तब ये ट्रेवल कर पाएगी। तो यहाँ पे इसमें जो क्या होता है कि ये अब ये देखिए ये स्टार्टिंग पार्ट है, ये ट्रेवल, ये जो लेंथ है इस ट्रेन की ये भी ट्रेवल होती है। तो देखिए यहाँ पे जो टोटल लेंथ ट्रेवल होगी ना वो कितनी है आपके पास में 200 + 500 यानी कि 700 मीटर ट्रैवल हुआ है और ये कितने टाइम में 70 सेकंड में। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना है या लेंथ बोल दीजिए, ये 700 मीटर है और ये 70 सेकंड ले रही है। तो इसका जो स्पीड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड में। ये ध्यान रखिए कि ये मीटर में है, मीटर पर सेकंड में स्पीड आएगी। अब इसमें देखिए मीटर पर सेकंड में नहीं किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो देखिए बड़ी यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर, मैं हमेशा बताता हूँ याद कैसे रखना है 18/5 या 5/18। तो बड़ी यूनिट बनाने के लिए हमें बड़ी संख्या से गुणा करना पड़ेगा, छोटी संख्या से भाग। तो 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में कि 39 पर्सन यानी कि व्यक्ति हैं 5 आवर पर डे वर्क करके एक सड़क को जो है रिपेयर करते हैं 12 डेज में, ठीक है। देन अगेन क्या होता है कि 30 मेंबर यानी कि पर्सन है वो 6 आवर पर डे वर्क करके उस सड़क को जो है पूरा कितने दिन में कर देंगे। देखिए आपको पता है MDH, मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ पे टाइम दिया गया है, मेन दिया गया है और आवर दिया गया है, ठीक है, MDH अपॉन W यहाँ पे बताया था MDH, ठीक है। 1 यहाँ पे होता है पहले केसेस में और यहाँ पे 2, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मेन वन कितने हैं 39 डे, कितने डे तक काम कर रहे हैं ये आप टाइम पहले लिख सकते हैं क्योंकि गुणा करना है ऊपर वाले को। तो 5 आवर पर डे 12 डेज के लिए। और वर्क आपको कोई कुछ भी नहीं गिवन तो कुछ नहीं लिखना, इक्वल मेन टू। अगेन दूसरे व्यक्ति कितने 30 हैं, 6 घंटे तक प्रतिदिन काम कर रहे हैं, ये x दिन में करेंगे क्योंकि इसको x मान लो क्योंकि जो पूछेगा इनमें से एक ही वैल्यू पूछेगा, बाकी सारी चीज़ें दे देगा। अब देखिए 6 से इसे काट दीजिए, 6 दूनी 12। अगेन यहाँ पे आपके पास में कितना हो जाएगा, देखिए 5 दूनी 10 और ये 0 कट जाएगा। अब देखिए 3 से इसे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13 × 39, x की वैल्यू हो जाएगी 13, मतलब जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 13 डेज करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास में है कि डिफरेंट बताइए इनमें से कौन सा है। शुतुरमुर्ग है, कुत्ता है, जिराफ है और गाय है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। देखिए ये सभी जो है 4 टांग वाले होते हैं, जिराफ, गाय या कुत्ता, लेकिन आप एक तरह से ये भी निकाल सकते कि एक जानवर है, ठीक है, ये पशु है, ठीक है, पशु की कैटेगरी में आते हैं। जिराफ ये सारे 4 टांग होते हैं, गाय की भी 4 होती है लेकिन इसकी 2 ही होती है और ये जो है पक्षी की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास में कि शाम अपने घर से निकल करके, देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन आए तब डायरेक्शन बना लिया करो, ठीक है। दिशा में पश्चिम दिशा में 25 मीटर जाता है, तो पश्चिम दिशा इस साइड होती है, 25 मीटर जाता है। उसके बाद में वह दाएं मुड़कर 20 मीटर जाता है, तो देखिए दाएं मुड़ रहा है तो वो 20 मीटर इस तरफ जाएगा और वह बाएं मुड़कर जो है 20 मीटर जाता है। देखिए लेफ्ट साइड में जाता है और 20 मीटर जाता है, वह पुनः बाएं मुड़कर 20 मीटर जाता है, ठीक है। तो पुनः भी 20 मीटर जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे भी 20 है, मतलब ये यहाँ इस पॉइंट पे आ गया। अब ये डिस्टेंस 20 है और ये 25 है, मतलब टोटल यहाँ से स्टार्टिंग से पूछ रहा है तो ये 45 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास में है मिसिंग नंबर, आपको जो है अगले वाला ये बताना है। सो देखिए CR यहाँ पे दे रखा है CR 16, GP 25 और अगला है KN 36। तो नेक्स्ट क्या होगा, देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पे C दिया गया है आपके पास में,
तो C से G हुआ है तो C 3 पे आता है, G 7 पे आता है मतलब +4 हुआ है। R देखिए R 18 पे आता है, P 16 पे आता है मतलब -2 हुआ है। तो ये चीज़ आपको आगे करना है, आगे चेक करता हूँ मैं। तो G 7 पे आता है, ये 11 पे आता है मतलब फिर +4 और यहाँ पे देखिए K जो N आपके पास में है और ये P है, P 16 पे आता है, N 14 पे आता है मतलब -2। नीचे -2 हो रहा है और ऊपर +4 हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 11 + 4 ये 15, 15 पे क्या आएगा O और N -2 यानी कि 14 - 2 12, 12 पे क्या आएगा L। तो OL आएगा। देखिए वैसे तो OL एक ही में है, बाकी ये भी देख लीजिए। ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है 25, ये 6 का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। जिस तरह से आंसर आया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास में दिया गया है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 6 आपके पास में है, 12 है, 20 है, 40 है और 48 है। नेक्स्ट क्या होगा। सो क्वेश्चन जो है डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है, इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा एक बार मेरे बताने से पहले और यकीन मानिएगा आपको जो है ये घुमा के रख देगा ये सवाल। देखिए इसमें पैटर्न क्या लगाया गया है, सबसे पहले इसने क्या किया है इंटू 2, 6 इंटू 2 फिर प्लस में 8, फिर देखिए इंटू 2 और फिर प्लस में 8। तो अब इंटू 2 करना है तो 48 इंटू 2 यानी कि 96 और ये इसका जो है आंसर है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। आगे जो सवाल है आपके पास में एक स्पेशल कोडिंग दिया गया है, उसमें दिया गया है कि 5 स्टार 6 को हम 1 to 1 लिखते हैं और 2 स्टार 8 को हम 100 लिखते हैं, तो 5 स्टार 5 को क्या लिखेंगे, ये आपसे पूछा है। अच्छा सवाल है। देखिए इसमें क्या पैटर्न लग रहा है, आपको सीधा दिख रहा है कि 121 जो है क्या होता है 11 का स्क्वायर होता है, 100 क्या होता है 10 का स्क्वायर होता है। तो देखिए 5 8 + 2 यहाँ पे आपके पास में ये 10 हो रहा है मतलब 10 का स्क्वायर कर रहा है, 5 + 6 11, 11 का स्क्वायर कर रहा है तो 5 + 5 10, 10 का स्क्वायर करेगा 100। कुछ लोग ये सोचेंगे कि यार 100 तो पहले आ चुका है ये नहीं आएगा, इस तरह से मत सोचा करो, पैटर्न को समझा करो। अगर दोनों में सेटिस्फाई हो गया कोई भी चीज़ तो तीसरे में वही चीज़ लगाना है। नेक्स्ट देखिए, एक तस्वीर की ओर देखते हुए रवि ने कहा, यानी कि रवि है कोई पर्सन, यहाँ पे कोई तस्वीर लगी हुई है, ये तस्वीर मैंने लिख दी है, ठीक है। इसकी ओर देखते हुए रवि ने कहा कि यह मेरे पिता, अब देखिए यहाँ पे रवि था, इस रवि के कोई पिता होंगे, ठीक है, पिता के पिता, अब इनके भी कोई पिता होंगे। देखिए जनरेशन को जो है, जो ऊपर वाली जनरेशन में पापा, आपसे ऊपर वाली जनरेशन में दादा, उससे भी ऊपर वाली जनरेशन में है आपकी बेटा बेटी हैं, वो नीचे जनरेशन में आएंगे, आपके भाई बहन है, दोस्त हैं, पति पत्नी हैं, ये लेफ्ट राइट इनकी सेम जनरेशन में आएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है जब भी आप इस तरह से फैमिली चार्ट बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हो गया, उसके बाद में बोलता है इकलौती पोती। अब देखिए यहाँ पे ये व्यक्ति हो गया, इसकी पोती कौन होगी, जो इसकी बहन होगी, ठीक है। इकलौती पोती के पति, अब देखिए ये जो तस्वीर है इसके पति की, अब इसकी जो सिस्टर है रवि की, और इसकी जो है, इसका जो है सिस्टर का पति है कौन, ये तस्वीर वाला बंदा। तो ये तस्वीर वाला बंदा इस रवि का क्या लगेगा, देखिए यानी कि जीजा जी आप एक तरह से कह सकते हैं इसका लगेगा, लेकिन यहाँ पे छोटी बहन है ये आपके पास में, तो बहनोई भी बोल सकते हैं, या यहाँ पे ऑप्शन ही यही है तो इसको ये आंसर टिक करना है। सो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए सही गणितीय चिन्हों का प्रयोग करके इसका उत्तर प्राप्त कीजिए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा जूम करके समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है आपके पास में, ये दिया गया कि 4 11 2 इक्वल आ रहा है 8, उसके बाद में 35 7 4 इक्वल आ रहा है 20, 26 2 7 इक्वल क्या आएगा आपको पास में। देखिए ये 11 है, 44 है, देखिए यहाँ पे भाग दिया गया है, 44 में 11 का भाग देंगे तो 4, फिर 4 में 2 का भाग देंगे, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, फिर उसके बाद देखिए 35 में 7 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5 आएगा, और 5 को जो है 4 से गुणा करेंगे तो 20। अब देखिए 26 में 2 का भाग देंगे तो 13 आएगा, 13 को 7 से गुणा करेंगे तो 91, ठीक है, आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो सवाल है 5:20 यानी कि कोई घड़ी है, इसके अंदर जो है 5 कहाँ पे बजते हैं, देखिए यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5, अब ये हो गया 5:20। अब 20 मिनट भी कहाँ पे होता है आपको पता है, ये आपके पास में 4 पे होता है। तो इस तरह से आकृति बनी है इन दोनों सुइयों के पास में, ये मिनट की है, ये आवर की है। जो आपके पास में एंगल कितना होगा, देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आपको डेफिनेटली याद रखना चाहिए, 60 इंटू मिनट, सॉरी 60 गुना घंटा, 60 इंटू आवर, प्लस या माइनस, और 11 इंटू मिनट। ये देखिए प्लस माइनस का कोई साइन का आपको जो है इफेक्ट नहीं करना, अगर नेगेटिव भी मान आ रहा है तो उसे पॉजिटिव भी माना, अपॉन में 2। देखिए क्योंकि 2 एंगल बनते हैं, आपको पता है एक एंगल तो ये हो गया, अरे यार एक एंगल तो ये वाला हो गया और एक एंगल ये बाहर वाला हो गया। अब देखिए 60 मिनट कितना दे रखा है इसमें, देखिए 20, यहाँ पे प्लस माइनस
उसके बाद में ये आपके पास में कितना दे रखा है 11 × 5, सॉरी इसको उल्टा लिख लिया हमने। देखिए फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, लेकिन 16 आवर है यहाँ पे, आवर कितना है 5 है, और मिनट कितना है आपके पास में 20 है। तो यहाँ पे देखिए 6 5 30 यानी कि 300, और उसके बाद में माइनस 11 20 यानी कि ये कितना हो जाएगा 220। अब देखिए माइनस से तो ये छोटे वाला एंगल निकलेगा और प्लस से बड़े वाला एंगल। अब देखिए यहाँ पे बड़ा एंगल नहीं दिया गया, सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि छोटा एंगल है, तो ये इतना ही आपको निकालना है अपॉन में 2। तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंस 80 अपॉन में 2, ये 40 आ जाएगा। इसका आंसर डी ऑप्शन है। अब अगर आपको दूसरा एंगल निकालना है तो या तो आप ऐसा कर लीजिए कि 360 में से 40 निकाल लीजिए, या फिर आप इसको जोड़ करके फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आपको आंसर मिल जाएगा डेफिनेटली। इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और ऐसा क्वेश्चन जो है पिछली बार जो है 2-3 शिफ्ट में पूछा गया था, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब जीके के क्वेश्चंस हैं, और भाभा ट्रॉम्बिक एंड रिसर्च सेंटर कहाँ पे है। देखिए ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपके पास में ट्रॉम्बे में है। भाभा एटॉमिक एंड रिसर्च सेंटर जो है आपके पास में है ट्रॉम्बे में है, ठीक है। ये न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है एक तरह से, और ये ट्रॉम्बे कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये आपके पास में जो है मुंबई के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर। तो यहाँ पे है किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। ये आप सभी को वैसे पता भी होगा, नहीं है तो बता दो, विटामिन की कमी से, ठीक है। अब देखिए विटामिन ई की कमी से आपको पता है नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और डी की कमी से 2 रोग होते हैं, एक तो रिकेटस होता है, रिकेटस देखिए इसको तो क्या बोलते हैं, रिकेटस जो बच्चों के अंदर जो है अगर कैल्शियम की कमी होती है तो रिकेटस होता है, ठीक है। और उसके अंदर अगर अडल्ट के अंदर यानी कि वयस्क व्यक्तियों के अंदर होता है तो उसको बोलते हैं ओस्टोमलेसिया। सी का मतलब यानी कि स्कर्वी, इसका डिफिशियंसी से क्या होता है, क्या डिजीज होती है, स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। प्रियंका चोपड़ा को किस वर्ष मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था, ये आपको ध्यान रखना है 2000 के अंदर। नेक्स्ट देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। पहली पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट की गई थी, तो ये 1951 से 56 के बीच में हुआ था, ये डेफिनेटली याद रखना है। उसके बाद देखिए SS भटनागर पुरस्कार किस संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है, तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं, इसको याद रखिएगा, CSIR के द्वारा दिए जाते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है वो भी आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए ईरान की संसद को क्या कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा मजलिस बोला जाता है। नेक्स्ट आपके पास में है कि डी शब्द का संबंध किससे है। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ, ये हॉकी से रिलेटेड कोई वर्ड होता है। अब यहाँ पे कोई डिफाइन नहीं कर सकते ना डी से क्या हो सकता है, कुछ ऑप्शंस अलग ही होंगे या क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से होगा। देखिए भोर का तारा या सांझ का तारा, ठीक है, इस किसे कहा जाता है, कौन से ग्रह को कहा जाता है, ये आपको सभी को पता होगा, शुक्र ग्रह को ये हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगला आपको याद रखना है CD रोम, ये आपको पता है कि एक डिस्क होता है, डिस्क ड्राइव, उसके अंदर आपको जो है पता है CD रोम होता है, यानी कि रोम है, ये आपके पास में एक एक्सटर्नल मेमोरी होता है। तो यहाँ पे बाहरी संग्राहक उपकरण बोल सकते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी ये होता है, ठीक है। रोम आपको CD रोम, आपने जो कैसेट देखा होगा उसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। तो देखिए यही चीज़ आपको पता है कि ये इस तरह से था, ये यहाँ पे इस तरह से आकृति बन रही है, तो अगेन ये यहाँ पे है तो ये इस तरह से बनेगा। एक ही ऑप्शन आपको पास में है फोर्थ, ये जो इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो आंसर यही हो जाएगा, बाकी आप और चीज़ें चेक कर लेना। और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे भी फिगर बेस पे ही है कि यहाँ पे क्या पैटर्न लग रहा है। देखिए यहाँ पे जो सारी फिगर्स हैं कुछ एंगल बन रहा है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में तो मुझे दिख रहा है 90 है, यहाँ पे दिख रहा है कि 45 है, फिर यहाँ पे मैंने देखा कि ये 180 हो जाएगा, यहाँ पे मैंने देखा कि ये 135 हो जाएगा। तो अगला क्या होगा, ठीक है। देखिए 360 तो होगा नहीं, क्योंकि देखिए पहले 90 था, फिर ये कम हुआ, फिर ये बढ़ा, फिर ये कम हुआ, तो अब ये बढ़ेगा, ठीक है। 135 से बढ़ेगा, लेकिन 360 नहीं हो सकता। उसके बाद में जो आता है तो 135 के बाद में वो क्या आएगा आपके पास में, वो आता है 270। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। बाकी ये जो है ये थोड़ा सा किससे कम एंगल होगा, ये भी है, लेकिन इसका सही आंसर होगा ये। देखिए एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आपको एंगल जो है मैं मोस्टली आपको पता है मेजर किस तरीके से करते हैं, 90 पे, 45 पे, 135 पे, 80 पे, इस तरीके से पैटर्न चलता है। नेक्स्ट देखते हैं फिर। नेक्स्ट तो क्या देखना है, पूरा हो गया है कंप्लीट प्रैक्टिस सेट। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही,
वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक तो करेंगे ही, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे। कोई क्वेरी हो तो आप मुझे शेयर करके बता सकते हैं। इसके अलावा आप स्कोर भी बताइएगा कितना आपका रहा। आज सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट थे, 1-2 क्वेश्चन आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। उनको गलत होते हैं तो आपको डिमोटिवेट नहीं फील करना है, क्योंकि जो जेन्युइन क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन आने लायक है या नहीं आने लायक है। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा स्कोर कितना रहा आपका, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं मैं शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।